चलो बच्चों, तो ये एक छोटा सा मैं रिवीजन डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेगोशिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना। बेटा सेक्शन का नाम है 138, जो बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक। जब आप चेक को प्रेजेंट करते हो बैंक में, तो वो अगर फंड्स की कमी की वजह से डिसऑनर हो जाए, या सरल भाषा में बोले तो बाउंस हो जाए, या बैंक उसे वापस कर दे, तो 138 क्या क्या कहता है उसके बारे में वो आपको पढ़ना है। अब डेफिनेटली क्या होता है बच्चों, कि जब भी कोई चेक कोई भी व्यक्ति ड्रॉ ऑन करता है, अब डेफिनेटली मेकर करेगा ड्रॉ ऑन, किस अकाउंट में करेगा, जो अकाउंट उसने बैंक में मेंटेन किया है। सिंपल है ना, विद अ बैंकर। क्यों आप चेक ड्रॉ ऑन करते हो, क्यों आप चेक बनाते हो? डेफिनेटली कुछ पैसा पे करने के लिए। किस व्यक्ति को? अनदर पर्सन को। किस अकाउंट से? अपने अकाउंट से जो आपने उस बैंक में मेंटेन किया है। क्या पे करना चाहते हो आप? जो भी आप पे लाइबिलिटी होगी आप उसको डिस्चार्ज, मतलब अपनी लाइबिलिटी खत्म करना चाहते होगे, या तो पूरी या फिर पार्ट्स में। सही है, क्लियर? अब क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बोल रहा है अगर कोई चेक आपने गिफ्ट के रूप में या डोनेशन के रूप में, या आपने कोई लोन लेते हैं हम लोग किसी प्रकार का, अगर उसको सिक्योरिटी के रूप में रखा है, या फिर एक मियर ऑब्लिगेशन से, जैसे आप कहीं चैरिटी के रूप में कोई पैसा देना चाह रहे होंगे किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, या कोई इलीगल कंसिडरेशन है, लेन देन है, तो वो तो इस सेक्शन का पार्ट नहीं है, वो इस सेक्शन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बात है वहां लेन देन ट्रांजेक्शन की बातें होंगी। ठीक है, जो सामने वाला आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई शो में गया आप, वहां से आपको गिफ्ट मिला, इनसफिशियंसी है, तो उसके लिए थोड़ी ना आप उनको स्यू कर दोगे, आप उनको बता दोगे भाई नहीं है, अब पैसा वापस कर दो। 138 का पेनल्टीज भी लगाता है ना, पनिशमेंट्स भी देता है इसलिए। अब वहां पैसा तो था नहीं, है ना, इनसफिशियंसी थी, तो बैंक ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बैंक बोले वापस लेके जा भाई, इसके तो अकाउंट में पैसा है नहीं। अब दो वजह से पैसा नहीं होता अकाउंट में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वजह हो जा, ध्यान देना, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, उस अकाउंट में जितना क्रेडिट होना चाहिए वो इनसफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का चेक बनाया और उस अकाउंट में 70,000 है, तो 30,000 से क्या हो गया वो बताइए, डिसऑनर। क्या हो गया? डिसऑनर। सही है, जितना उस अकाउंट में होना चाहिए था उससे कम पैसा, उससे कम पैसा उस अकाउंट में है, जो चेक के अमाउंट के हिसाब से है। ये हुआ पहला, कम है। या फिर अकाउंट में पूरा पैसा है ना, exceed the amount arranged to be paid from that account by an arrangement made with the बैंक। अब अकाउंट में पूरा पैसा है, आपने बैंक के साथ कुछ अरेंजमेंट किए थे, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि यार मेरे अकाउंट में 1 लाख है, मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा ओवरड्राफ्ट के रूप में, आप उसको पे कर देना। तो कुछ अरेंजमेंट्स हुए, बट वो अरेंजमेंट भी एक्सीड हो गया, वो अमाउंट भी एक्सीड हो गया अरेंजमेंट करने के बाद में भी, समझौता करने के बाद में। तो पहला क्या बोल रहा है, तेरे अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, बैंक से एग्रीमेंट करने के बाद में भी, ध्यान देना, अमाउंट एक्सीड हो गया। ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा है, तेरे बैंक में उतना अमाउंट था नहीं, तूने उतने का चेक बनाया, एग्रीमेंट हो गया बैंक से, उसके बाद में भी अमाउंट एक्सीड हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसी कुछ मिल गई, सीसी लिमिट एक्सीड हो गई, तो जिस व्यक्ति ने कांड किया है अपना अकाउंट से, है ना, डेफिनेटली उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। अगर अकाउंट में पैसे नहीं थे तो भाई साहब बोल देते, तो उसको 2 साल तक की सजा होगी, एज सिंपल एज दैट। या फिर उसको फाइन लगेगा, कितना, जितना भी अमाउंट होगा चेक का ना, उसका ट्वाइस कर देंगे अपन, या फिर दोनों, सजा भी होगी और उसको फाइन भी लगेगा। क्लियर है? मतलब सेक्शन जब पूछेगा आपको 138, यहां से आपको लिखना चालू करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, अगर कोई चेक ड्रॉन किया किसी पर्सन ने अपने अकाउंट को मेंटेन किए द्वारा किसी बैंकर के नाम पर, क्या देने के लिए, अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए, किस व्यक्ति को, अनदर पर्सन को, उसके अकाउंट से, कितना डिस्चार्ज करने वाला वो अपनी लाइबिलिटी को, या तो पूरा डिस्चार्ज करेगा या उसका एक पार्ट डिस्चार्ज करेगा। अगर बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया बिकॉज आपके अकाउंट में जितना क्रेडिट होना चाहिए, जितना पैसा होना चाहिए उससे कम है, या फिर जितना होना चाहिए, बोलो जितना था चेक उससे ज्यादा अमाउंट का निकल गया, बैंक से एग्रीमेंट करने के बाद में भी, तो आपने ऑफेंस क्रिएट किया। ये हो गया यहाँ तक सेक्शन, ध्यान देना। अब बोल रहा 138 कब कब नहीं आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो क्वेश्चन आएगा मेन, 138 कब कब नहीं आए। अगर आपने चेक की जो वैलिडिटी होती है बेटा, वो होती है 3 महीने की। आपने चेक को प्रेजेंट किया विद इन वैलिडिटी पीरियड 3 महीने में,
तो अभी तो 3 महीना खत्म होने का है ना, तो दोबारा प्रेजेंट कर देना, क्या इश्यूज है? द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर, है ना? या तो 3 महीने में प्रेजेंट किया, 3 महीने के पहले किया, दैट इज फाइन, दोबारा प्रेजेंट कर लेना। उसके लिए रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ऑफेंस कमिट नहीं किया उसने। अब ये हुआ पहला, ध्यान देना। डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू नोटिस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब बैंक में चेक डिसऑनर होता है, तो बैंक इंफॉर्मेशन देगा, होल्डर को बताएगा ना कि इसके अकाउंट में पैसे नहीं है या चेक ज्यादा का बना दिया है, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसे इन्फॉर्म करे। बैंक डिसऑनर होने के 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्म करता है, किसको? होल्डर को या पेई को। और जो होल्डर पेई होता है, वो जो मेकर होता है, वो उसको 15 दिन देते हैं कि भाई 15 दिन में हम तुमको और 15 दिन दे रहे हैं, तो हमको पैसा रिकवर करके दे दो। तो बैंक के पास कितने दिन है बताने के लिए? 30, और होल्डर और पेई ने वापस से कितने दिन दिए आपको? 15। क्या लिखा देखो, जो पेई है और जो होल्डर है, वो उस पूरे ड्यू कोर्स में, जो भी पेमेंट का जो ड्यू कोर्स है, वो डिमांड कर सकते हैं पेमेंट की, जो भी अमाउंट ऑफ मनी होगा, बाय गिविंग अ नोटिस, है ना, इन राइटिंग टू ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन, बोलो, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देता हूं मैं, आपको बैंक ने इंफॉर्मेशन दी इनसफिशियंसी को लेके, डिसऑनर को लेके 1 जनवरी को, तो होल्डर के पास 30 जनवरी तक का टाइम है, मतलब 30 दिन के अंदर वो किसको क्लेम करेगा अमाउंट को? डेफिनेटली किसको करेगा क्लेम? मेकर को। फिर मेकर को कितने दिन मिलेंगे पैसे देने के लिए? 15 दिन। अगर वैलिडिटी पीरियड में डिसऑनर हुआ है तो कौन से पीरियड में? वैलिडिटी पीरियड में। तो सर फिर इसको डिसऑनर कब मानेंगे? 30 दिन में होल्डर को बताना था, तो होल्डर ने बता दिया। 15 दिन किसको मिले? मेकर को। तो मेकर ने अगर 15 दिन में भी पैसे नहीं दिया, तो जैसे 16th डे लगेगा, 16th डे, उसको हम डिसऑनर कंसिडर कर लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, बैंक से रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर आपको बताना है, किसको? बताइए बेटा, कहाँ गया मेकर? ये ड्रॉअर है, और फिर उसको 15 दिन में लेके पैसे पे करने के लिए। अब सुनना बात, अब ड्रॉअर ने उस वक्त भी अगर पैसे पे नहीं किया, वो 15 दिन में किसको पैसे पे नहीं किया? पेई को, ठीक है, या फिर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को, उस कोर्स में विद इन 15 डेज, तो 16th डे से उसको हम क्या मान लेंगे? डिसऑनर। क्या मान लेंगे? डिसऑनर। क्लियर हो गया? तो 3 कंडीशन है, भूलना मत, जहां 138 एकदम से नहीं आएगा। पहली, अगर आपने वैलिडिटी पीरियड में चेक लाया है, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स है, तो आप क्या करोगे? एकदम से सीव ना करते हुए, 138 ना लगाते हुए, आप क्या बोलोगे? पहले आप बैंक आपको बोलेगा, ये ले भाई, मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तेरे पास 30 डेज है, तो क्लेम कर ले अपने अमाउंट को। फिर एज ए ड्रॉ पेई और एज ए होल्डर आप दोबारा से ड्रॉअर को बोलोगे, भाई पैसे दो, पैसे नहीं थे आपके अकाउंट में, उसको 15 दिन मिलेंगे वापस से अमाउंट देने के लिए। अगर वो 15 दिन में भी फेल हो जाता है, डेफिनेटली 60th डे से उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? डिसऑनर। लिखा है? तो 46 डे से नहीं, क्योंकि 30 दिन तो आपको मिले थे ना उसको बताने के लिए। आपको मतलब कि उसको ड्रॉअर, पेई को और होल्डर को, एक ही बात है। और तब भी अगर उसने पैसे नहीं दिया, तो फिर ये उसका पनिशमेंट है, आपको याद रखना। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इतना आएगा, इतना लिखने पर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मत भूलना, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। आपने एक पोस्ट डेटेड चेक इशू किया, मतलब आपने चेक बनाया 1 जनवरी को, बट आपने लिखा उसमें 10 जनवरी के बाद तो कभी भी जाके पैसे ले सकते हैं। तो 10 जनवरी के बाद जाओगे ना, अगर आप 1 और 10 के बीच में जाओगे, तो मैं थोड़ी ना 138 आएगा उसमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? तो क्या हुआ, जिसने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया है, फॉर एग्जांपल एक्स ने किया है, बोला है 10 जनवरी से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी, बट चेक बना था 1 जनवरी से, 1 जनवरी को, तो डेफिनेटली 3 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 10 तारीख से। उस बीच में अगर आप जाते हो, तो उसमें 138 नहीं आएगा। तो बैंक को पहले ही बोल देगा, भाई ये बीच में 10 दिन में आया, पैसे मत देना, उसको इंस्ट्रक्शंस दे देगा वो। ठीक है? क्लियर है? प्रिजम्पशंस है, कुछ अजम्पशंस है जो होल्डर के फेवर में है। भाई जिस व्यक्ति को पैसे मिलने वाले, उसके लिए भी तो कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो बोलता है अगर चेक जब भी डिसऑनर्ड होता है, ये लाइन हम प्रिज्यूम करेंगे जो होल्डर है, जिसको चेक मिला है ना, उसको उसी नेचर का चेक मिला है जो 138 के हिसाब से है। ठीक है?
चाहे पूरी लाइबिलिटी के लिए या पार्ट ऑफ लाइबिलिटी के लिए। पहले तो ये हो गया। अब सुनना पूरी बात। तो होल्डर के लिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसने जो चेक प्रेजेंट किया उसमें 138 आएगा, अनलेस और अंटिल ध्यान देना, अनलेस और अंटिल जो ड्रॉअर है वो कुछ और प्रूफ ना कर दे। अरे नहीं जी, वो तो गिफ्ट वाला था, वो तो डोनेशन वाला था जो अपन ने पढ़े, वो तो इलीगल था। ठीक है, तो जिस पर इल्जाम लगाया वो प्रूफ करेगा कि यहाँ पर 138 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो उसको एक्सेप्शंस प्रूफ करने पड़ेंगे कि वैलिडिटी पीरियड में था, या फिर गिफ्ट था, डोनेशन था, सिक्योरिटी के रूप में था, एक नियर ऑब्लिगेशन थी, कोई सोशल ड्यूटी निभा रहा था मैं। मतलब डिसऑनर होते ही 138 लग जाएगा या होल्डर के फेवर में, तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा 138 क्यों नहीं लगना चाहिए। तो वो बर्डन एक्यूज पे होगा कि 138 उस पे क्यों नहीं लगना चाहिए। क्लियर? प्रेजेंटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपन क्या करते हैं, जब कोई भी प्रॉमिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। जैसे पेई को पैसे चाहिए तो पेई प्रेजेंट करेगा ना ड्रॉई के सामने। अगर प्रॉमिसरी को चाहिए, प्रॉमिसरी को प्रॉमिसी को चाहिए तो प्रॉमिसर के सामने प्रेजेंट करेगा ना। वैसे ही अगर पेई को चाहिए तो बैंक के सामने प्रेजेंट करेगा ना चेक के फॉर्म में। तो ये बोला प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अब दो तरीके से होता है, एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो जो प्रोमिसरी नोट और चेक है वो तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट तो वो ऑलरेडी है। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो दो बार प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का एक्सेप्ट कर कि तू लाइबिलिटी ले रहा है, और एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो ये एक्सेप्टेंस है, मतलब कहीं ना कहीं ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैंने एज ए ड्रॉअर तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया है, तू पे ही है, मैं ड्रॉअर हूं, तो भाई तू एक रीजनेबल टाइम में जाके प्रेजेंट करेगा ना ड्रॉई के सामने, कि साल भर बाद जाएगा, 2 साल बाद जाएगा। रीजनेबल टाइम में लेके जा उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, बिजनेस आवर्स में जा, बिजनेस डे में जा। अगर तू नहीं लेके जाता है, 6 6 महीने तेरे पास बिल पड़ा हुआ है, तू रात को जा रहा है, कभी दिन में जा रहा है, संडे को जा रहा है, तो वो तो फिर नहीं होगा ना लाइबल, फिर वो नहीं होगा। और अगर तू सही टाइम पर जा रहा है बट वो मिल रहा नहीं है, बार बार जाने पर भी अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ढूंढ लिया तूने, फिर वो बिल डिसऑनर्ड माना जाएगा। अगर तूने ही प्रेजेंट नहीं किया तो फिर तेरी गलती है, बट अगर तू बार बार जा रहा है और वो मिल रहा नहीं है तो फिर बिल डिसऑनर्ड, फिर ड्रॉ ही फिल भी लाएगा। बिल डायरेक्ट किया गया था कि मेरी दुकान में आके प्रेजेंट करना, मेरे ऑफिस में आके प्रेजेंट करना, तो उसी जगह पर लेके जाओ, डेट पर लेके जाओ प्रेजेंट के लिए। अब वहां जहां बुलाया वहां गया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो डिसऑनर्ड। और अगर कोई तरीका होगा जो आपका एग्रीमेंट होता है कभी कभी कि हमारे कुछ काम करने के तरीके होते हैं जो हम सालों से फुलफिल करते हैं, कुछ बिजनेसेस के यूजेज होते हैं, है ना, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हो आप रजिस्टर्ड, वो भी सफिशिएंट हो बिल्स, है ना। इन्हें प्रेजेंट करना है तो पोस्ट ऑफिस बेच के भी कर सकते हो। साइट का मतलब होता है एक बार देख लूं फिर मैं देखो पे कर दूं। प्रोमिसरी नोट का एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने ही बनाया हो ना, तो एक बार मैं देख लूं फिर मैं प्रेजेंट कर दूं, तो एक बार दिखाना तो पड़ेगा लाके। तरफ खींच के करना उसको सामने। मैंने आपको प्रोमिसरी नोट बना के दिया, मैंने बोला 15 दिन में आप इसको प्रेजेंट करें, 15 दिन में लेके आए इसको आप दिखाने के लिए मुझे। जैसे आप लेके आएंगे फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो 15 दिन में साइट करवाना है, फिर उसके 1 हफ्ते बाद पेमेंट होगी। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो गिवन टाइम में तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में। अगर तुम 15 दिन प्रेजेंट नहीं करोगे तो मैं फिर 1 हफ्ते में कैसे पैसे दूंगा, तो नो पार्टी विल बी लाइन। फिर ये इजी है, आप कहीं मिल रही नहीं हो, ढूंढ ढूंढ के थक गए हम आपको, ठीक है ना। द होल्डर इफ रिक्वायर्ड बाय द ट्रॉय ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने बिल दिया ड्रॉई को और उसको अलाउड किया 48 घंटे, क्योंकि एक्सेप्ट कर 48 घंटे में बोल हाँ तू एक्सेप्ट करता है बिल्कुल, इस 48 घंटे में पब्लिक हॉलीडेज नहीं आएंगे। ध्यान रखना, संडेज हो जाते हैं, नेशनल हॉलीडेज हो जाते हैं, वो सब नहीं आएंगे इसमें। कितना टाइम उसके बाद एक्सेप्ट करने के लिए, 48 घंटे का। फिर ये तीनों है, तीनों को आपको प्रेजेंट करना है फॉर पेमेंट। अगर तेरे को पैसे चाहिए तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। किसको प्रेजेंट करना पड़ेगा? अगर प्रोमिसरी नोट है तो मेकर को, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर को, और अगर चेक है तो भाई वैसे याद कर लो आप लोग। अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया, जिसको पैसे चाहिएगा वो प्रेजेंट नहीं करेगा, तो पार्टीज बिल्कुल भी लाइबल नहीं होंगी उसमें।
जो भी पार्टीज होंगी। और वही अगर एग्रीमेंट और यूजेज है, सालों से अगर आपके बीच में कोई लेन देन है, तो इसके थ्रू को भी सफिशिएंट माना जाएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी अगर भेज दिया। प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड होता है, जब बोलोगे तब पैसे मिल जाएंगे, तो उसकी कोई प्लेस, उसके लिए प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चेक भी चलते हैं, तो जो ट्रैंक्यूटेड चेक्स होते हैं, जो बड़े बड़ी पेमेंट्स होती हैं आरबीआई के थ्रू, बड़े बड़े बैंक के थ्रू। अब मैं फिजिकल चेक लेके नहीं जा रहा, तो मैं एक चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी शो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पेमेंट के लिए। ठीक है। अब जो बैंक होगा वो बोलेगा भाई इमेज है, तो ये इमेज किस बैंक ने जनरेट किया है, क्योंकि तुम्हारा तो कोई बैंक होगा ना, तो मुझे तो उस बैंक की जानकारी दे दो। अगर फॉर एग्जांपल एक्स बैंक है और एक वाई बैंक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट हुई, ये बैंक उसको पे करने वाला है, तो डेफिनेटली वो बोलेगा ना भाई कि ये इमेज है, जेन्युइन है, फेक तो नहीं है ना। अगर उसको कोई भी शक हुआ जेन्युइननेस को लेके, तो वो पूछेगा ना कि इसका तो टेन्योर है, मतलब फेस जो है वो जो फेक लग रहा है, झूठा लग रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अगर उसे लगा कि ये फ्रॉड चेक तो नहीं है, फॉर्जरी तो नहीं है, छेड़छाड़ तो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो फर्दर डिमांड कर सकता है ट्रैंक्विटेड चेक फॉर वेरिफिकेशन। कौन सा बैंक? बॉय बैंक। ट्रैंक्विटेड समझ रहे ना आपको, जो फॉर्म जो चेक है, जो फिजिकल फॉर्म में हम बैंक में जमा करते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट होता है, जहां बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर ये होता है। तो फिर जब ड्रॉई बैंक को मिलेगा, तो वो अपने पास रिटेन कर लेगा उस चेक को और उसके से पेमेंट देगा। ये तो इजी है बेटा, कब 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 प्रेजेंट करोगे, तो आपको भी समझता है कौन से आवर्स में प्रेजेंट करोगे ना, कल थोड़ी लगाओगे तो आ जाएगा। बिजनेस आवर्स में करोगे, बैंक को कहता है बैंकिंग आवर्स में करोगे। साइट मतलब एक बार दिखा दे भाई मुझे, आफ्टर साइट दिखाने के बाद एट साइट देखते ही पैसे दूंगा, इस तरीके से। इजी है। 66 67 स्पेसिफाइड प्लेस है, कहीं और लेके मत जाना, जो जगह है वहीं आ जाना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, ठीक है, वहां उसमें डेट लिखी रहेगी, फिक्स अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स। तो जिस डेट पे तू नहीं आएगा उसको हम लोग नॉन पेमेंट मान लेंगे। लॉजिक क्या बोल रहा है, अगर एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट थी, तो अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट में तुमने नहीं पे किया, तो उसे पूरे तीन इंस्टॉलमेंट का नॉन पेमेंट माना जाएगा। सिंपल है ना भाई। दिखाने के बाद आफ्टर डेट आफ्टर साइट, तो भी दिखाने के जितने दिन बाद बोला उतने दिन प्रेजेंट कर देना। इजी है भाई। स्पेसिफाइड प्लेस है, उसी जगह पर लेके आना। कोई अगर एक्सक्लूसिव प्लेस नहीं है, तो जो भी रीजनेबल प्लेस होगी जहां तू पाया जाता है, वहां मैं लेके आऊंगा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है। कोई नॉन प्लेस नहीं है, नॉन रेजिडेंस नहीं है, डेफिनेटली कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को, फिर जहां मिलेगा वहां तेरे को थमा दूंगा मैं, रास्ते पर भी दिखे, रास्ते पर। यही तो लोग है जो लाइबल है तीनों, एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज वाला हो गया, ड्रॉई बैंक वाला हो गया, मेकर प्रॉमिसरी नोट हो गया। होते हैं ना यार, कई बिजनेसमैन की कोई जगह नहीं होती। 72 इजी है। चार्ज मतलब जिम्मेदार बनाना, सामने वाले को जिम्मेदार लाइबल बनाना। जिस बैंक के नाम से उसी बैंक को प्रेजेंट करें, उसी के सामने प्रेजेंट करें। ठीक है। इसका रीजन भी है। याद है, कई लोग बोलते हैं भैया बैंक चेक दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी जाके बैंक में प्रेजेंट कर देना, हो सकता है मैं अपना अकाउंट वहां से बंद बुंद करा के ना भग जाऊं। तो बोलता है पहले नहीं जाके प्रेजेंट कर देना, कि कहीं ड्रॉर और बैंक के रिलेशन अल्टर्ड ना हो जाए। बोलता है ना भाई, मेरा अकाउंट मैंने बंद करके निकल गया वहां से, तो तूने वहां तब क्यों नहीं प्रेजेंट किया, तेरी गलती है। तो हमारे रिलेशन कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो पहले ही प्रेजेंट कर देना। ठीक है, इजी है। 73 74 प्रेजेंटमेंट बाय और टू, अगर देना है या लेना है, तो इनके थ्रू भी लेन देन किया जा सकता है। एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पर्सन जो मर चुके हैं, इंसॉल्वेंट का असाइन है, इनके द्वारा भी प्रेजेंट दोनों साइड से हो सकता है, लेने वाला भी और देने वाला। और अगर डिले हो रहा है तो आप एक्सक्यूज मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो आपके कंट्रोल के बाहर थे, जैसे बैंक ही बंद है, राइट्स हो गए, सरकार के कोई कंट्रोल, सरकार की वजह से कुछ हुआ है, तो फिर वो डिले जो होगा
है ना, वो डीले को आप बोलो 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 वो डीले को आप डिसऑनर नहीं मानोगे। प्रेजेंटमेंट आप अब जैसे आज आपको चेक प्रेजेंट करना था, बैंक बंद था, किसी वजह से कंट्रोल बाहर था, आपके कंट्रोल में नहीं थे सर्कमस्टांसेस, तो रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करोगे ना। फिर ऐसा तो नहीं होगा 1 साल तक बैंक नहीं जाओगे, 1 साल तक थोड़ा ना बैंक बंद रहेगा। तो गिवन टाइम में नहीं है तो रीजनेबल टाइम, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो ये तो बहुत ईजी है, कब कब प्रेजेंट नहीं करना है, एकदम थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें। कब कब प्रेजेंट नहीं करना है। अगर मैं बार बार उसको लेके जा रहा हूँ प्रेजेंट करने के लिए और वो इंटेंशनली मेरे को मिलता ही नहीं है वहां पर, तो मैं प्रेजेंट ही नहीं करूंगा। मैं बार बार उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाता हूँ, वो हर दिन बंद रहती है यूजुअल आवर्स में, तो मैं फिर प्रेजेंट नहीं करूंगा दोबारा उसको, फिर मैं डायरेक्ट चार्ज करूंगा उस पर डिसऑनर। कोई स्पेसिफाइड प्लेस थी ना, वहां वो मिलता है ना, बिजनेस आवर्स में, ठीक है, ना कोई स्पेसिफाइड प्लेस थी ना ढूंढने पर मिलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये प्रेजेंटमेंट है, जहां जहां प्रेजेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिचुएशंस आती है, ठीक है। किसी एक और पार्टी के साथ में था, मतलब अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज, उन्होंने किसी का नाम बताया था कि उससे जाके पैसे ले लेना, चार्ज कर लेना, वो भी नहीं मिल रहा है। अब ये सी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद आप किसी पार्टी के पास गए विद नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। आप सुनना पूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यार ये बंद ना हो जाए, एक सेकंड बच्चों, ये इसको पढ़ लें आप, ये बंद ना हो जाएगा लैपटॉप मेरा, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, बेटा ये पढ़ लेंगे आप लोग, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, चार्जर की सुविधा नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। तुम बताओ इधर, ये कर लोगे आप लोग 77, ये रूल्स है नीचे, ये पढ़ लोगे आप लोग पक्का। ये मुझे बंद करना पड़ेगा, एक सेकंड, बंद हो जाएगा।